तो चलो आज देख ले कि काजल दी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं लेक्चर कहाँ से करूँ, मैं कौन से टीचर्स को फॉलो करूँ, मैं नोट्स कहाँ से करूँ, मैं रिवीजन कितना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री को, हाउ टू मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कि काजल दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने करने हैं, कितने दिनों में करने हैं और कितना रिवाइज करना है। कुछ ऐसे डाउट होंगे आपके फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। हमने ऑर्गेनिक की ऑलरेडी बात कर ली है, तो इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए, ठीक है, तो एज पर माई एवरी सिंगल वीडियो मैं बोलती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब कोई भी लेक्चर अगर आप कर रहे हैं तो आप एक टीचर उठाएंगे। डोंट डू मल्टीपल लेक्चर्स फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स। एक टीचर उठाओ, उस टीचर पे विश्वास कर लो। पहली बात तो विश्वास बिल्ड करो। आजकल के टाइम पे ये जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है इतना ज़्यादा मिसिंग है ना कि हम टीचर तक पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि काजल दी जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, क्या उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए एक टीचर उठाओ, उन पे ट्रस्ट करो। जैसे मैंने ऑलमोस्ट जो केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स थे वो वीडी सर से किए थे। कुछ चैप्टर जब उनके नहीं आए थे तो मैंने अरविंद अरोड़ा सर के पुराने लेक्चर्स किए थे, बहुत ही पुराने थे, अब तो शायद सर पढ़ाते भी नहीं है। तो अरविंद अरोड़ा सर के पुराने लेक्चर्स किए थे मैंने किए थे। बट आप जो टीचर्स फॉलो कर सकते हैं, कुछ टीचर्स का मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक आप वीटी सर के पुराने लेक्चर्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप नितेश सर को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंकज सर तो ऑर्गेनिक के लिए हमने बता दिया, तो सुधांशु सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ टीचर्स मेरे हिसाब से हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं इवन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि काजल दी इसके अलावा भी कोई टीचर्स है जिनको हम जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि बाकी लोगों की मदद हो सके। मैटर ये नहीं करता कि टीचर कितना पढ़ा रहे हैं, मैटर ये करता है कि हमने कितना पढ़ा है। अगेन एफर्ट्स हमारे होते हैं। हमको करना क्या है कि आपने लिया लेक्चर, ठीक है। आप ये लेक्चर करने के बाद ऑन द स्पॉट आप अपना रफ नोटबुक खोलेंगे, ठीक है, और उस लेक्चर में आपने जितना टाइम डेडिकेट किया है उसका मतलब समझो कि 20 to 30% टाइम आप खुद से बैठ करके वो जो पूरा का पूरा जो लेक्चर है उसको रफ नोटबुक में लिखेंगे। एक्टिवली, पैसिवली नहीं कि दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और है और हम लिख रहे हैं, नहीं। 20 to 30% टाइम तो अगर आपने 4 घंटे का लेक्चर किया है, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट 1 घंटे दे दो, ठीक है, 1.25 घंटे दे दो। ये लेक्चर को तुरंत ऑन द स्पॉट लिखो, क्योंकि सिलेक्शन लेक्चर अटेंड करने से नहीं होगा, सिलेक्शन मोर रिवीजन से होगा, ठीक है। आपने ये पहला काम किया। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आप क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट सेम जगह आप एक पतली सी कॉपी बनाएंगे या पन्ने फाड़ लो, उसको चिपका लेना स्टेपलर से। आपको करना क्या है कि अब आपने जो आज का लेक्चर अटेंड किया है उसमें कितने आपको फॉर्मूलाज मिले, ठीक है, कितने फॉर्मूला मिले, उस फॉर्मूला का आपके पास एक अलग से फॉर्मूला शीट होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला शीट और ऑर्गेनिक में रिएजेंट बनाने का रीज़न ये होता है कि आप एग्जाम से एक दिन पहले पूरा नोट्स रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो आप सिर्फ फॉर्मूला बेसिक देख करके जा सकते हो। कुछ और थ्योरी पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी आप इसी फॉर्मूला शीट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि काजल दी ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए थोड़ा सा बाहर हो जाता है, मुझे रिविजन की ज़रूरत है बार बार, आप उस कॉन्सेप्ट को भी, उस क्वेश्चन को भी उतार के उस पर्टिकुलर फॉर्मूला शीट में उतार लेंगे। ये आपका हुआ एक दिन का लेक्चर। अब जब आप नेक्स्ट दिन लेक्चर अटेंड करेंगे, मतलब अगर आपने लेक्चर नंबर 2 किया या लेक्चर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2, जिस भी दिन दूसरा लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 कंसिडर करो, ठीक है। अब आप पहले एक बार लेक्चर नंबर 1 को स्लाइटली पलटा करके देखेंगे। डोंट बी इन रश कि मेरे को चैप्टर ख़त्म करना है, मेरे को चैप्टर अच्छे से ख़त्म करना है कि मेरे को दोबारा अगर रिवाइज करना पड़े तो काजल दी ये तो फिजिकल है, तो 15 से 20 मिनट में मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। इस तरह की फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। ये थोड़ी चाहिए कि काजल दी मोल कर लिया, आप जल्दी से केमिकल काइनेटिक्स कर लेता हूँ, इक्विलिब्रियम कर लेता हूँ, रिवीजन बाद में देखेंगे, तो फिर वो एकदम ब्लैंक हो जाता है। इसके अलावा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब और किसी भी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, आप जब लेक्चर अटेंड करेंगे उससे पहले अपने ब्रेन को समझाएंगे टू बी फोकस्ड। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, टू बी कैसे समझाएंगे, आई एम हाईली फोकस्ड, आई हैव अटेंडेड माई लेक्चर विथ सो मच ऑफ फोकस, विथ अटमोस्ट फोकस, आई वॉज फोकस थ्रू आउट माई लेक्चर। और जैसे ही आप लेक्चर खत्म करेंगे खुद को अप्रिशिएट करेंगे, ताकि आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको समझ में आए, उसको अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करना बोरियत नहीं लगे, उसको लगे कि इट्स अ टास्क जिसके बाद मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट समथिंग आफ्टर अचीविंग इट। आप अपने आप को कॉन्शियसली इनिशियली एफर्म करके बोलेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री मुझे समझ में आती है, फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स मुझसे बनते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, मैंने आपको ऑर्गेनिक के केस में रिवीजन के लिए मैं खुद से लिख लूँ, व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, तो मैंने जब आपको ऑर्गेनिक के लिए बताया था कि आप हर 4 दिन के बाद 1 दिन देंगे, वैसे ही आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इसको इतना रिवीजन नहीं चाहिए, इसको आप हर 7 दिन के बाद 1 दिन देंगे।
मतलब काजल दी कि अगर मैं 4 दिन ऑर्गेनिक पढ़ रही हूँ तो 5वां दिन मेरा रिवीजन के लिए पड़ता है, लेकिन अब जब मैं फिजिकल पढ़ रही हूँ तो 7वें दिन के बाद 8वां दिन मेरे लिए रिवीजन का पड़ता है। तो ऑर्गेनिक का रिवीजन 5th डे पे होगा और फिजिकल का रिवीजन हमारे पास 8th डे पर होगा। क्या करेंगे हम काजल दी, 7 दिन में क्या पढ़ा है आपने। अब एक और चीज़ जो आपको रिविजन में करनी है वो ये कि जैसे आज आपने लेक्चर कर लिया 4 घंटे का, ठीक है, आपने ऑन द स्पॉट रिवाइज भी कर लिया, और आपका वो जो लेक्चर का ड्यूरेशन था वो मतलब जो कॉपी में कवर हुआ है वो ऑलमोस्ट 150 पेज का है, ठीक है। 150 पेज से ज़्यादा तो क्या ही क्या लेक्चर होगा, 150 पेज का लेक्चर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है अगेन, लेकिन यहाँ पे आप नंबर ऑफ पेजेस कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक के ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पेजेस है वो मोर ऑन अ क्वेश्चन से कवर है, फॉर्मूला से कवर है, की पॉइंट थ्योरी पॉइंट कम है, याद करने वाली चीज़ें कम है। इसीलिए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम 20 से 25 पेजेस, देख लो 20 कैसे लिखते हैं, 20 से 25 पेजेस हम पर डे रिवाइज कर रहे होंगे। तो अगर मैंने 20 पेजेस भी लिए पर डे तो मैं 7 दिन के बाद 140 पेजेस रिवाइज कर चुका हूँ, मतलब 7 दिनों में वो लेक्चर को, वो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर चुका हूँ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल के हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आप इनको छोड़ करके नहीं जाएंगे। मोल हमारा बेसिक बनाता है, आजकल मोल के क्वेश्चंस इजी है, पहले के जब 12 में 13 में आते थे तो मोल थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता था, पर अभी नॉर्मेलिटी, मोलालिटी इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो हमको इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना है। और एक बात समझो, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारा टेस्टी खाना रखा हो, ठीक है, फिर भी मुझे पता है कि काजल दी मुझे फ्रॉग खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो मुझे इतना पसंद नहीं है उसको पहले कर लेते हैं, ताकि मुझे बाद में या तो गिल्ट ना हो, बुरा फील ना हो, और मेरे को बोरियत नहीं लगे। तो पहले वो चैप्टर्स ख़त्म करो जो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है। हमेशा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को पहले कर लो। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात आए तो वो चैप्टर्स करो जो तुम्हारे लिए आसान है, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। बट जब पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने को, सिलेबस खत्म करने की बात आए तो पहले वो चैप्टर्स करो जो डिफ़िकल्ट है। तो जैसे किसी के लिए इक्विलिब्रियम डिफ़िकल्ट है, इक्विलिब्रियम करो। अब इसमें भी तुम पता है फंसते कहाँ हो कि काजल दी इक्विलिब्रियम इतना बड़ा चैप्टर है, तुमने बड़ा बना दिया। एक इक्विलिब्रियम के मान लो 50 पेजेस है, ठीक है, मान लो इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, 50 ही कॉन्सेप्ट है मान लो, ठीक है, तो क्या तुम इसको तोड़ दो, तुम इसको 10 पार्ट्स में तोड़ दो, और तुम्हारा हर एक एक पार्ट, तुम्हारा हर एक एक चैप्टर होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम को भी फर्दर 2 पार्ट में तोड़ दो, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल के पहले वाला पोर्शन, तो 2 चैप्टर्स हो गए। तो एक दिन में तुम उतना ही लेक्चर अटेंड करो जिसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल से पहले है, अगले दिन में उतना लेक्चर अटेंड करो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल के बाद है। ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक अगर इनको सेपरेटली तोड़ देते तो चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा बचते हैं, चैप्टर ज़्यादा नहीं बचते, एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि तो 7-7, 8-8 चैप्टर्स हैं पर सब्जेक्ट। अगर हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री की बात करें तो पर सब्जेक्ट ऑर्गेनिक में भी 6, 7, 8, फिजिकल में भी 6, 7, 8, इनऑर्गेनिक में तो अब कुछ बचा ही नहीं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये हमारे पास रिवीजन के लिए आ गया। आप हर 7 दिन के बाद 1 दिन रिवीजन के लिए डालेंगे। इससे ज़्यादा ब्रॉडर आस्पेक्ट तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, किसी भी चीज़ के लिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू नोट्स हो गया, नोट्स आपको प्रॉपर, मैंने आपको बताया 2 तरह के आपके नोट्स होंगे। एक नोट्स होगा जो आप क्लास नोट्स बनाएंगे, प्लीज़ प्रिंट मत करवाओ, डाउनलोड मत करो, ये मत सोचो कि इससे मेरा टाइम बचेगा, टाइम नहीं बच रहा, दिमाग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपने कभी प्रिंटेड नोट्स देखे हैं, मंगवाए हैं, डाउनलोड किए हैं, उसका कुछ इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि जो खुद से लिखे नोट्स होते हैं उसके साथ ब्रेन का एक रिलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। आपने मेहनत करी है, उसमें एफर्ट्स दिए हैं, तो आपका ब्रेन उसको सीरियसली लेता है। प्रिंटेड नोट्स को प्रिंटेड नोट्स की तरह ही ब्रेन लेता है। हो गया, आ गया है ना, बस बढ़िया, ओके गुड। अब आपने नोट्स बनाए, और दूसरा जो आपका नोट्स होगा वो होगा फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट हम कब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं काजल दी, 1 मई के बाद के लिए, कि काजल दी चलो अब 4 दिन बचे हैं, मैं पूरा नोट्स तो नहीं पढ़ सकता, तो मेरे को करना है सिर्फ फॉर्मूला शीट, और मेरे को इससे कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला शीट में मेरे पूरे फॉर्मूला, मेरा पूरा थ्योरी, मेरा पूरा मतलब फिजिकल में क्या ही थ्योरी है, लेकिन जितना भी थ्योरी है थ्योरी, मेरे सारे वीक पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि काजल दी ये मेरे को फिजिकल में कमज़ोर करते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है PYQ से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सबसे पहले आप फिजिकल में कर रहे होंगे वो है आपकी NCERT, ठीक है। NCERT में सब इन टेक्स्ट, सॉल्व, एक्सरसाइज, सब का मतलब सब, सारे जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए, पहला। दूसरा नोट्स, डेफिनेटली नोट्स में आप कितने 20, 30, 40, 50 डिपेंडिंग अपॉन कौन से टीचर पढ़ा रहे क्वेश्चंस करवा देते हैं, हमको नोट्स के क्वेश्चंस याद होने चाहिए। इसके अलावा आप करेंगे PYQ नीट का, PYQ JEE मेंस का, है ना, एग्जाम्पलर करेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं,
इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि काजल दी अभी भी मेरे पास क्वेश्चंस कम है, वैसे तो नहीं है ये क्वेश्चंस कम, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि काजल दी क्वेश्चंस कम है, तो अब आप जाइए, आपको जो भी सब्जेक्ट मतलब जो भी चैप्टर अच्छा लग रहा है उसके डीपीपी को फर्दर सॉल्व करने के लिए उसमें आप और पकड़ बनाइए। नहीं तो आप इन क्वेश्चंस को पहले 3 बार ख़त्म करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास टारगेट होना चाहिए कि मेरे ये क्वेश्चंस 3 बार रिवाइज हो चुके हैं। और रिवीजन के टाइम पे फोकस रखो कि रिवीजन करते टाइम मैं फिजिकली तो प्रेजेंट हूँ, मेंटली एब्सेंट नहीं होना चाहिए मुझे मेंटली भी प्रेजेंट होना है। ऐसा नहीं कि रिवीजन बोल दिया, रिवीजन कर रहे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है, दिमाग चल रहा है कि बायो नहीं पढ़ा, फिजिक्स का सिलेबस बचा है, ऑर्गेनिक बची है। नहीं, रिवीजन तुम्हारा सबसे ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। इवन थोड़ा बहुत अगर लेक्चर अटेंड करने के टाइम पे भूल भी जाओ, थोड़ा बहुत डाइवर्ट भी हो जाओ, रिवीजन के टाइम पे अटमोस्ट फोकस चाहिए। इसलिए रिवाइज़ करने से पहले आप हमेशा 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर रहे होंगे, उसके बाद रिवाइज़ करेंगे और फिर आप अपने रिवीजन में इफ़ेक्ट ज़रूर देखेंगे। आपको हर 7 दिन के बाद आपको रिवाइज़ करना है और इस रिवीजन में ही आप अपने क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि काजल दी 7 दिन में मैंने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज़ कर लिया है, मैं इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चंस को भी एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेता हूँ। इसी सीक्वेंस में आप अपने टू डू लिस्ट बनाएंगे या आप अपने सामने एक पेपर में लिख करके रखेंगे कि मुझे PYQ करना है ना, नीट का PYQ, JEE का PYQ, एग्जाम्पलर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, NCERT हुआ नहीं हुआ, NCERT इन टेक्स्ट हुआ नहीं हुआ, नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज हुए नहीं हुए। जब ये सब रिवाइज हो जाए उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि काजल दी अभी भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब जाओ DPP के लिए, तब करो DPP। इसके बाद भी आपके पास एक चीज़ बचती है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक में भी तो क्वेश्चन आए हैं, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके बाद आप जाएंगे DPP के बाद, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है, फिजिकल केमिस्ट्री ईजी सब्जेक्ट है, इट इज़ लिटरली ईजी कंपैरेटिवली टू फिजिक्स। इसमें ज़्यादा इतना न्यूमेरिकल नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता, और कंपैरेटिवली टू बायोलॉजी जिसमें इतना थ्योरी नहीं है, ये बहुत मॉडरेट सब्जेक्ट में होता है। इसके न्यूमेरिकल, आजकल के न्यूमेरिकल बहुत हद तक NCERT से आते हैं। द रीज़न मैं हर वीडियो में माई फोकस यूज टू बी PYQ, NCERT, एग्जाम्पलर, क्योंकि 2025 का पेपर भी आपका NCERT, PYQ और एग्जाम्पलर पे ही बनेगा। तो आप मेक श्योर करें कि जब मुझे रिसोर्स पता है कि काजल दी पेपर यहीं से लीक होने वाला है और ये पेपर मेरा सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है, तो खेलिए मत, डोंट प्ले विद इट, डोंट गेट ट्रैप्ड इन अ लूप कि काजल दी 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 1 बार करना है, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 2 बार करना है, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 4 बार करना है। दैट ऑलवेज वर्क्स। आपको पता है एक बहुत पॉपुलर कोट है, ये तो नहीं पता मुझे किसका है, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द इंडिविजुअल जिसने 100 तरह के प्रैक्टिसेस किए, 100 तरह के उसको बॉक्सिंग से रिलेटेड वो आते हैं, तरीके आते हैं, बट मैं उससे ज़रूर डरता हूँ जिसने एक प्रैक्टिस को, एक मूव को 100 बार प्रैक्टिस किया, क्योंकि जब वो मुझे मारेगा ना तो आई विल बी टोटली डिवास्टेटेड, आई विल बी डैमेज्ड। मोहम्मद अली का शायद कोट है, पता नहीं किसका कोट है, ये कोट है। तो तुमको क्या करना है, 50 MCQ को 4 बार करना है। 50 MCQ के रिसोर्सेज भी तुम्हारे पास हैं, तुम उठाओ PYQ, तुम उठाओ NCERT, तुम करो इन टेक्स्ट, करो सॉल्व, करो एग्जाम्पलर। इसके बाद में अगर तुमको लगे कि काजल दी मेरे पास क्वेश्चन कम है तो फिर सोचो ना कि कहीं और जाते हैं। नहीं तो पहले ये याद करने हैं, ये एक बार करना नहीं होता कि काजल दी एक बार तो कर लिया ना PYQ, मैंने किया था, मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल जब जून का टाइम था ना काजल दी, तो मैंने इक्विलिब्रियम का PYQ कर लिया था, मतलब PYQ हो गया। PYQ की भी टैगिंग होती है कि काजल दी ये PYQ मुझे डिफिकल्ट लगता है इसलिए इस PYQ को 4 बार करना है, ये PYQ मुझे बनता है, हमेशा बन जाता है, इसलिए इसको 2 बार करके भी छोड़ सकते हैं। बी वेरी कॉशियस कि आप रिसोर्सेज क्या चूज़ करें। सारा का सारा खेल रिसोर्स का है और आपके डेडिकेशन और ट्रस्ट का है। आप सोच रहे हैं कि काजल दी अगर मैं ये जो PYQ की किताब है इसमें कम क्वेश्चंस है तो मुझे अब करनी चाहिए फिंगर टिप्स, मुझे अब करनी चाहिए ये करना चाहिए, DC पांडे करना चाहिए, फिजिक्स की बात करो HC वर्मा करना चाहिए, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। वो ज़रूरी था, वो पहले के टाइम पे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले के टाइम पे क्वेश्चंस बनते थे मेन ऑनर, बहुत सारा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, मिक्स्ड फार्मूला बेस्ड, तो पहले डिफिकल्ट पड़ता था। बट अब जब हमको पता है कि पूरा का पूरा पेपर ही NCERT बेस्ड है तो मैं NCERT को छोड़ के तो जा ही नहीं सकता। आप ये करने के बाद भी जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाए, अब आप NCERT एक बार पढ़ेंगे थ्योरी की तरह। आपको ऐसा लग रहा है काजल दी मुझे बहुत ही बोरियत लगती है NCERT, आप YouTube पे जाओ, आप 2x की स्पीड पे NCERT देखो, कि चैप्टर का नाम डालो, 2x की स्पीड पे लगाओ NCERT हाईलाइट्स
और एक बार NCERT हाइलाइट्स देखो और अपनी फार्मूला शीट में उस NCERT हाइलाइट्स के जितने भी की पॉइंट है उसको नोट कर लो, उसको लिख लो, ताकि एग्जाम से 4 दिन पहले जब तुम वो फिजिक्स का फार्मूला शीट खोल रहे हो तुम्हें डिफिकल्टी नहीं हो, तुमको ऐसा नहीं लगे कि ये क्या, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो दूसरे गोले का कॉन्सेप्ट आ गया, ये नहीं लगे। ठीक है, तो फिजिकल के लिए इतना ही है। और कुछ डाउट बच गया है क्या? अगर कोई डाउट बच गया है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझसे ये मत पूछना प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट कि काचादी इज़ दिस टीचर सफिशिएंट, क्या इन टीचर के लेक्चर सफिशिएंट है, प्लीज़ मुझसे मत पूछना, बिकॉज दिस इज़ एन एब्सोल्यूट बकवास क्वेश्चन, एब्सोल्यूट बकवास क्वेश्चन। तुम जिन टीचर के साथ, मतलब जिन टीचर के बारे में पूछ रहे हो उन टीचर का एक्सपीरियंस तुम्हारे एज से ज़्यादा है, तो तुमको ट्रस्ट हो या नहीं हो, तो जब तुम ट्रस्ट करके नहीं वो कर पाओगे। पहले के ज़माने में शिक्षा जो गुरुकुल से रिलेटेड होती थी उनके पास इतने कम रिसोर्सेज थे, इतने कम लिमिटेड टीचर्स थे, बट उसी से सिलेक्शन होता था, उसी से लोग अपनी लाइफ पूरा सर्वाइव करते थे। जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था तो उनके पास थे क्या, 1000 ऑप्शंस, 1000 वैरायटी। आज वैरायटी मिल रहा है तो ब्लाइंडनेस हो रहा है, हम हर टीचर पे शक कर रहे हैं, हम प्रोफेसर पे शक कर रहे हैं कि अरे यार इस प्रोफेसर के पास पूरा नॉलेज है कि नहीं है। क्या उस प्रोफेसर के लेक्चर याद किए हैं? क्या उस प्रोफेसर के लेक्चर 5 बार रिवाइज किए हैं? क्वेश्चंस नहीं बन रहे, प्रोफेसर की तो गलती है ही नहीं, गलती तुम्हारी है, सीधी सी बात है एकदम। तो एक्सेप्टेंस लाओ कि प्रोफेसर कुछ कम नहीं पढ़ा रहा, मैं खुद चीटिंग कर रही हूँ खुद के साथ, इसीलिए मेरे साथ नहीं ये हो रहा है। ठीक है, बस हो गया, डांट लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।